नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम इस समय एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। और ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, यह एसएससी 2013 के आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, वह पहले अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी और समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी शब्द का निर्माण किया था? वह कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो यह रेगनर फ्रीसर हैं। कौन है? रेगनर फ्रीसर। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को इकोनॉमी का पिता कहा जाता है, इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में किसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित करना है? अर्थात इसे कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित करना है, यह किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर विचार किया जाता है निर्णय करने के लिए कि क्या उत्पादित करना है, क्या हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमको किस पर विचार किया जाता है? हमें कीमत तंत्र पर अर्थात प्राइस मैकेनिज्म पर विचार किया जाता है कि हमें क्या उत्पादित करना है, किसमें? एक मुक्त अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में वर्ष 1917 से धन आपूर्ति की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण इनमें से बढ़ोतरी था। अर्थात इनमें से किन की बढ़ोतरी की वजह से 1970 में धन आपूर्ति की उच्च वृद्धि हुई थी? तो धन आपूर्ति की इसका मुख्य कारण क्या था? बढ़ोतरी का तो मुख्य कारण था प्राइवेट सेक्टरों को बैंक का उधार। क्या था? प्राइवेट सेक्टर को बैंक का उधार मिलना था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? बदरुद्दीन तैयबीज थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबीज थे। कांग्रेस अधिवेशन के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसमें इन्होंने अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? बदरुद्दीन तैयबीज को। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1988 में। कब? 1988 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई है? 1885 में। कब? 1885 में। और इन तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था। कब हुआ था? 87 में हुआ था। 88 में कौन किसको बनाया गया था? तो 88 में यूएल करके अंग्रेज थे। वो पहले अंग्रेज थे जिनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? यूएल को। क्या नाम था उनका? जॉर्ज यूएल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जॉर्ज यूएल को 1988 में। राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाया गया था, उसका पहली बार उसका विभाजन कब हुआ? तो पहली बार उसका विभाजन 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे अध्यक्ष उसमें? रास बिहारी बोस थे। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला कौन बनाया गया? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1917 में। कब? 1917 में। 1918 में पुनः राष्ट्रीय कांग्रेस था, क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः द्वितीय विभाजन 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो 1925 में। कब बनाई गई थी? 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। और आज़ादी के समय कौन थी?
तो आज़ादी के समय जेबी कृपलानी थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि निम्नलिखित में से किसको ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से किसको ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता था, तो वर्ण व्यवस्था को ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता था। लेकिन जो इसकी वर्णन बोला जाए या फिर उसकी आधार बोला जाए तो इसकी आधार ऋग्वैदिक काल में रखी गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में ही इसका पूर्ण जो समाज में था उसका व्याप्त हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में उत्तर वैदिक काल में ही पूर्ण रूप से उसका स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ आंसर सही क्या हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता था, तो वर्ण प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या है। तो लोकतांत्रिक समाज का विशेष लक्षण क्या है, राष्ट्रीयकरण। क्या है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यदि अमीर लोगों का एक समूह अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए सत्ता का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओलिगोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ओलिगोक्रेसी, अर्थात अल्पतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि कोई धनवान या अमीर अभिजात्य वर्ग पूरी आबादी का एक छोटी सा हिस्सा होता है जो एक तंत्र पे अर्थात सत्ता पे अपनी स्वार्थ के लिए उसको प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और फिर हर जगह वह बेड़ियों में बंधा होता है। क्या है, कथन क्या है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह बेड़ियों में बंधा रहता है। यह किसका कथन है, तो यह किसका कथन है, यह रूसो का कथन है। किसका कथन है, रूसो का। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा होता है, बंधा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सिविल सर्वेंट इन इंडियन में एक्सरसाइज पॉलिटिकल लिबर्टी बाई, अर्थात भारत में एक सिविल सेवक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किसके द्वारा कर सकता है। तो एक सिविल सर्वेंट अपना केवल मताधिकार के मत देकर मताधिकार का प्रयोग करके वह राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके एक सिविल सेवक अपना योगदान दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, अपने मताधिकार के प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिवर्ती अर्थात अस्थिर निवेश का प्रति इकाई कुल वस्तुपरक उत्पाद क्या कहलाता है। यहाँ पे आप वस्तुपरक को फिजिकल प्रोडक्ट बोलेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। किसी परिवर्ती निवेश का प्रति इकाई कुल फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अस्थिर निवेश जो होता है उसके प्रति इकाई पर वस्तुपरक उत्पाद क्या कहलाता है, तो वह औसत फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है। औसत वस्तुपरक उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर अस्थिर निवेश का है और अस्थिर निवेश का प्रति इकाई कुल वस्तुपरक उत्पाद कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, औसत वस्तुपरक उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विधि का शासन पदावली क्या है, विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द विधि किससे संबंधित है। तो विधि किससे संबंधित है, विधि एक लोक विधि से संबंधित है। किससे, कॉमन लॉ से प्रेजेंट करता है। विधि का अर्थात यहाँ पर मतलब क्या है, लोक विधि। लोक विधि, विधि का शासन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, देश की विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता में के भीतर ही वह रखा जाएगा या उसके अंदर ही रहेगा। भारत में इसका शब्द का अगर व्याख्या करें विधि का शासन, तो इसका
दो भाग हो जाते हैं। पहला विधि का सर्वोच्चता अर्थात मनमानी शक्ति का अभाव होगा, अर्थात कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, जिसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ विधि का उल्लंघन करने पर ही उसको दंड का प्रावधान होगा, किसी अन्य कारण से उसे किसी प्रकार से दंड नहीं दिया जा सकता, किसी प्रकार का दंड। और दूसरी इसकी भाग क्या होता है, अर्थात दूसरा अर्थ क्या लिया जाता है कि दूसरा अर्थ क्या लिया जाता है, विधि के समक्ष समता, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन है, अर्थात सभी लोग विधि के सामने सामान्य हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, और इसका जो सामान्य न्यायालय द्वारा ही लागू किया जाता है। विधि का शासन जो है यह किस में निहित है, तो अनुच्छेद 14 में निहित है। किसमें, आर्टिकल 14 में। किसमें, आर्टिकल 14 में। इसको क्या बोला गया है, संविधान का आधारभूत ढांचा भी बोला गया है। और 368 अनुच्छेद के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन 368 जो संविधान संशोधन है मात्र आर्टिकल 14 पर ही लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता है, तो आर्टिकल 14 पे 368 लागू नहीं होता है, अर्थात इसको हम अनुच्छेद के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, तो इसके द्वारा हम 14 को 368 के थ्रू नहीं हटा सकते हैं। एकमात्र कौन सा अनुच्छेद है जो 368 के दायरे में नहीं आता है, तो 368 के दायरे में अनुच्छेद 14 नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन विधि अर्थात लोक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बड़ी मात्रा में खरीदारी की जाती है तो कीमत पर दी जाने वाली छूट को क्या कहलाती है, तो कीमत पर दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है, मात्रात्मक छूट कहलाती है। क्या कहलाता है, मात्रात्मक छूट कहलाती है। इसको अगर हम इजी वे में याद रखना चाहते हैं तो हम कोई बहुत ज़्यादा सामान लेता है तो हम उसको एक फ्री के रूप में एक सामान उसको एक दे देते हैं, उसका छोटा सा एक यूनिट हम कहते हैं कि आपको ये हम फ्री देते हैं। तो इसमें यहाँ पे स्पेशली हमको याद रखना आता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में ख़रीदारी करता है तो वहाँ पर दी जाने वाली छूट किस प्रकार की छूट होती है, परिणात्मक होती है, वॉल्यूम डिस्काउंट होता है। कैसा डिस्काउंट होता है, वॉल्यूम डिस्काउंट होता है। मात्रात्मक छूट बोलेंगे या परिमाणात्मक छूट बोलेंगे, परिमाणात्मक बोलेंगे। वो पैसे या किसी धन के रूप में उसको कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन उसको अगर मूल अर्थों में देखेंगे तो उसका क्या बोला जाएगा, उसमें हम मात्रात्मक छूट देते हैं। पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है, तो पाइन एप्पल सिरोसिस प्रकार का फल है। किस प्रकार का, सिरोसिस है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और यह ब्राज़ील का प्रसिद्ध फल है जो कोलंबस द्वारा यूरोप से लेकर यहाँ आया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉबिल क्या है, स्ट्रॉबिल वह संरचना है जो किससे संबंधित है, तो स्ट्रॉबिल किससे संबंधित है, पाइनस से। पाइनस क्या है, पाइनस एक चीड़ का ही एक प्रजाति है। क्या है, चीड़ का ही प्रजाति है। और ये साधारणतः पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 16 से 80 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 16 से 80 मीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। और इसका जो बहुतायत कहाँ देखने को मिलता है, तो यह हमारे उत्तरी गोलार्ध पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नेट रिंग इसके जीवन का चक्र होता है, अर्थात निम्न में से किसके जीवन चक्र में देखी जाती है सिग्नेट रिंग, तो सिग्नेट रिंग प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है, मलेरिया का परजीवी बोलते हैं, तो किसके में देखी जाती है, तो प्लाज्मोडियम में यह सिग्नेट रिंग देखी जाती है। जो मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के पश्च कपाल अस्थिकंद की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के पश्च कपाल अस्थिकंद की संख्या कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है, 2 होती है। जो हमारे
पिछले गर्दन के हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइग्रेटरी एस्केरिस का प्रवासी लार्वा निमोनिया के लक्षण उत्पन्न करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एस्केरिस का पता होगा, इसको पेट का केचुआ या पेट का कीड़ा भी बोलते हैं। तो जो इसका लार्वा होता है, प्रवासी लार्वा होता है, निमोनिया के लक्षण उत्पन्न करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? लोफलर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? लोफलर्स सिंड्रोम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। लोफलर्स सिंड्रोम बोलते हैं जो एस्केरिस द्वारा निमोनिया के लक्षण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा प्राणी परास संरूपी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी परास संरूपी है? तो यह हैग फिश जो होता है यह परास संरूपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारा नाभिक, जो सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, इतनी प्रकाश आती है, गर्मी आती है, ऊष्मा आती है, तो ये किसके कारण होती है? उसमें सबसे अधिक वहाँ उसमें क्या पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उस पर ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संलयन के कारण, अर्थात नाभिकीय फूजन के कारण होती है। किसके कारण होती है? नाभिकीय फूजन के कारण होती है। किसके कारण? नाभिकीय फूजन के कारण ही वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? या प्राकृतिक रूप से हम करते हैं, हम कृत्रिम रेडियो धारिता भी वही चीज़ है, प्राकृतिक रूप से की जाती है, आर्टिफिशियल रूप से की जाती है। और एक्सरे का उत्सर्जन भी प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा सौर ऊर्जा जो स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, अर्थात हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था? तो किसने किया था सफलतापूर्वक निर्धारण? किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। किसने किया था न्यूट्रॉन की खोज? चैडविक ने किया था। प्रोटॉन में एक थे और आता है, तो यहाँ पे गोल्डस्टीन का नाम आता है, तो हम प्रोटॉन से संबंधित हम गोल्डस्टीन को टिक मारते हैं। रदरफोर्ड को हम मानते हैं कि वो इसका नाम दिए थे, जो क्या था? प्रोटॉन जो खोज की जा चुकी थी, और उसको खोजकर्ता के रूप में हम गोल्डस्टीन को देखते हैं, और नाम रखने के रूप में हम रदरफोर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत में चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसने दक्षिण भारत में, अर्थात जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण तेलंगाना के शासक रुद्रदेव द्वितीय पर किया था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और मलिक काफूर को संसार का सबसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसने किया था? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का जो कोहिनूर बात की चलती है, तो कोहिनूर मलिक काफूर को किसने दिया था? तो मलिक काफूर को रुद्रदेव ने दिया था, प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। प्रताप रुद्रदेव ने द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर भेंट में दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानागार कहाँ स्थित देखा गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल न्यायिक प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो मुगल न्यायिक प्रणाली अकबर को छोड़कर इस्लामी कानून पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? इस्लामिक कानून पर आधारित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हरिकेन तूफान सामान्यतः होते हैं। तो जो समुद्र के ऊपर जो तूफान आता है या तूफान आता है तो उसे ही हम हरिकेन बोलते हैं। सामान्यतः यह तटीय क्षेत्र पे या फिर समुद्र में देखी जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र के ऊपर सक्रिय होते हैं। किसके ऊपर सक्रिय होते हैं, तो समुद्र के ऊपर सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि ओरोनोको तेल क्षेत्र में इसमें है क्या है, ओरिनोको ऑयल बेल्ट इज इन, अर्थात ओरिनिको तेल क्षेत्र इन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। अगर इसको अच्छे समझे तो ये किसके अंतर्गत आता है, वेनेजुएला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ओरिनोको तेल क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वेनेजुएला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, वेनेजुएला के अंतर्गत। और वेनेजुएला की आय की सबसे बड़ी स्रोत क्या मानी जाती है, तेल माना जाता है। क्या माना जाता है, तेल माना जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुड़े के रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।